हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th और आज हम इसका चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे वाटर। अब ये स्टार्टिंग में बोल रहे हैं जब कभी भी आप लोग वाटर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या इमेजेस आती है। अब शायद आपके दिमाग में रिवर आ जाए, वाटरफॉल आ जाए, है ना, रेन ड्रॉप्स आ जाए या फिर टैप वाटर आ जाए। जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है पेपर बोट्स को, जो रेनफॉल का पानी होता है उसके अंदर फ्लोट करवाना। अब हम देखते हैं कि शाम तक ये जो पानी है ना, जिसके अंदर बच्चे पेपर बोट्स को फ्लोट करवाते हैं, वो वैनिश हो जाता है, वहाँ पे नहीं नज़र आता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो है वो शाम तक इवेपोरेट हो जाता है। आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा तेज सूरज की रोशनी होती है, इस वजह से इवनिंग तक जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। द सन्स हीट कॉज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। अब जो सन की हीट है ना, वो इवेपोरेशन करती है वाटर का इनटू वेपर। सन की जो हीट है वो वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देती है बाय इवेपोरेशन। ये चीज़ समझ में आई है? ये मैंने कल की क्लास में भी समझाई थी। अब जब वाटर वेपर कूल हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, कंडेंस हो जाता है वाटर वेपर। कंडेंस होने के बाद वो क्या बना लेते हैं, क्लाउड्स बना लेते हैं। अब जब ये क्लाउड्स ज़्यादा हैवी हो जाते हैं ना, जब इनके अंदर और ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो और स्लीट। अब वापस से ये जो रेन वाटर अर्थ के सरफेस पे आता है ना, ये वापस से इवेपोरेट होएगा, फिर वो वाटर वेपर में चेंज होएगा। वाटर वेपर कूल होएगा, वाटर वेपर कूल होने के बाद क्या होएगा, कंडेंस होएगे। अगर वाटर वेपर फिर कूल होकर कंडेंस होएगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, क्लाउड फॉर्म करेगी। अब क्लाउड फॉर्म करेंगे तो जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे और कैपेसिटी नहीं रहेगी वाटर वेपर को होल्ड करने की, तो ये प्रेसिपिटेट कर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। और यही जो साइकिल है ना, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। ये बात समझ में आए? इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ये देखो, ये वाटर है, ये इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होने के बाद ये वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, और वाटर वेपर में चेंज होने के बाद जब ये कूल हो जाएगा, कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन हो रही है तो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं। अब ये क्लाउड्स इतने ज़्यादा हैवी हो गए कि और वाटर वेपर को ये होल्ड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से क्या हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रही है। प्रेसिपिटेशन इसमें डायग्राम में दिखा रखी है, रेन की फॉर्म में हो रही है, लिक्विड फॉर्म में हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेनफॉल बोलेंगे। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली, अब ये पानी दोबारा से कहाँ पे आएगा, इस रिवर में मिक्स हो जाएगा, वापस से इवेपोरेट होएगा, फिर से यही साइकिल दोबारा चलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। अब द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ये यही चीज़ है जो अभी मैंने समझाई है। अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक टेरेरियम के जैसी। अब टेरेरियम क्या होता है, ये दिख रहे हैं ग्लास का एक केज टाइप है, इसके अंदर प्लांट्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेरेरियम बोलते हैं। टेरेरियम जो होता है वो आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है छोटे छोटे प्लांट्स को रखने के लिए, और ये आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है ग्लास का। ये चीज़ समझ में आए? जैसे ये ग्लास का एक केज हमें दिखाई दे रहा है, एक हमें ये बॉक्स टाइप दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से हमारी अर्थ है। ठीक है, हमारी अर्थ क्या है, एक टेरेरियम है। जो वाटर है ना, जो सेंचुरीज पहले था हमारी अर्थ पे, आज भी वही वाटर है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। ये चीज़ समझ में आई है? जो आज से 5 मिलियन साल पहले पानी था, जब अर्थ बनी थी तब पानी था, वही पानी आज भी हमारी अर्थ पे है। सेंचुरीज एगो जो अभी वाटर, हम सेंचुरीज एगो हमारी अर्थ पे जो वाटर एग्जिस्ट करता था, आज भी वही वाटर हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। अब ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे जो पानी हरियाणा यूज़ कर रहा है इरिगेशन के लिए, मे बी वो पानी किसी ज़माने में अमेज़न रिवर में फ़्लो करता हो सकता है ना।
कि आज के टाइम पे जो पानी इंडिया के जो फार्मर्स है वो इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो पानी हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो अमेजोन रिवर में फ्लो करता और ऐसे ही इवेपोरेट होके प्रेसिपिटेशन होके इंडिया में आया हो। तो ये यही चीज़ बोल रहा है। अब जो मेजर सोर्स है वाटर की, फ्रेश वाटर की, वो कौन कौन सी है? मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कौन कौन सी है? रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। जो हमारा ओशियन और सी है ना, इनके अंदर सॉल्टी वाटर पाया जाता है, फ्रेश वाटर इनके अंदर नहीं पाया जाता है। तो जो ओशियन वाटर है वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है, और इसको हम सलाइन भी बोलते हैं। अब ये सलाइन क्यों होता है? क्योंकि इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्ट। जो ओशियन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डिजॉल्व सोल्ट कंटेन करता है, और वो डिजॉल्व सोल्ट कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ही कॉमन सोल्ट होता है। कॉमन सोल्ट कौन सा? जो हम डेली खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब ये बोल रहे कि जो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस है ना, वो किससे घिरा हुआ है? पानी से। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। 3/4 जो अर्थ सरफेस है वो पानी से कवर्ड है। अब इतना ज़्यादा पानी होने के बाद भी लैंड से 3/4 अगर अर्थ का सरफेस पानी से कवर्ड है, तो इसका मतलब लैंड तो पानी से कम है। अगर लैंड पानी से कम है, फिर भी काफ़ी सारी कंट्री जो है वो वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रही है। इसके पीछे क्या वजह है? जब पानी इतना सारा है तो पानी की कमी इतने सारे देश क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि जो अर्थ के ऊपर वाटर अवेलेबल है ना, वो सारा का सारा पानी यूजेबल नहीं है। उसमें से 97.3% वाटर जो है वो किसके पास है? ओशियन के पास है। और अभी हमने पढ़ा था ओशियन का वाटर कैसा होता है? सोल्टी होता है, और सोल्टी वाटर जो होता है वो यूजेबल नहीं होता है। ये चीज़ समझ में आई? इसी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ को वाटर स्कार्सिटी फेस करनी पड़ रही है। अब ये देखिए, ओशियन में कितना है? 97.3। अगर ओशियन में 97.3 वाटर है ना, तो 2.7 वाटर और सारी फॉर्म में मिलेगा। मतलब आइस कैप्स में 2.0 है। अब आइस कैप्स में 2.0 हो गया, तो जो यूज़ करने वाला वाटर है ना, वो 0.7 से भी क्या है? लेस है। लेस देन 0.7 जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब ग्राउंड वाटर कितना है? 0.68। फ्रेश वाटर लेक्स में कितना पाया जाता है? 0.009। इनलैंड सीज और सॉल्टी लेक्स में 0.009। एटमॉस्फेयर में मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में 0.0019। और रिवर्स में सबसे कम पाया जाता है 0.0001। रिवर्स में सबसे कम फ्रेश वाटर पाया जाएगा। ये चीज़ समझ आई? अब ये बोल रहे जो डेड सी है ना इज़राइल में, वो सबसे ज़्यादा सॉल्टीएस्ट सी है पूरे वर्ल्ड की। अब यहाँ पे जो स्विमर्स है ना, उनको तैरने की भी, स्विम करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सी के अंदर इतना ज़्यादा सोल्ट होने की वजह से वो खुद पे खुद फ्लोट करता है। क्योंकि जो सोल्ट कंटेंट है ना डेड सी के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो सी को कैसा बना देता है? डेंस बना देता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, है ना? तो इसी वजह से हमें इतनी ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें इसको अच्छे तरीके से सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना चाहिए। अब इसको देखते हैं ओशियन करंट्स को। जो ओशियन है ना, ओशियन सर्कुलेशन, सॉरी, ये अब हम आए ओशियन सर्कुलेशन पे। पहले ये डू यू नो वाला बॉक्स देखते हैं। मार्च 22 को हर साल हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? वाटर डे। ठीक है, मार्च 22 को हर साल हम वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये बोल रहे हैं द मूवमेंट्स दैट अकर्स इन द ओशियन। जो मूवमेंट ओशियन के अंदर होती है वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। नंबर 1 क्या है? वेव, सेकंड वन इज टाइड्स, एंड थर्ड वन इज ओशियन करंट्स। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव्स के बारे में कि वेव्स क्या होती है।
वेव जो है ना वो विंड की वजह से फॉर्म होती है। जितनी ज़्यादा तेज़ी से विंड आएगी, जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होगी, वेव होगी। द स्ट्रोंगर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होएगी उतनी ज़्यादा बिग, उतनी ज़्यादा ह्यूज क्या होएगी, हमारी वेव होएगी। अब ये बोल रहे हैं व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन राइजेज, जब भी वाटर राइज करता है ओशियन के सरफेस पे और वो फॉल होता है ऑल्टरनेटिवली, मतलब ऐसे सरफेस, ये ओशियन सरफेस है, अब ये जो वाटर है ना ये राइज हुआ है, ठीक है, राइज हुआ है एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली, एकदम से बैकआउट करा वाटर ने और ये ऑल्टरनेटिवली फॉल हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। देखो ये भी वाटर राइज हुआ, राइज होने के बाद फॉल्स ऑल्टरनेटिवली, तो ये क्या होती है, वेव्स होती है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स एंड स्ट्रोंगर द विंड्स लार्जर द वेव्स, है ना। जितनी ज़्यादा स्ट्रांगली विंड ब्लो करेगी उतनी ज़्यादा ह्यूज हमारी क्या होगी, वेव होगी। अब ये बोल रहे हैं जब स्ट्रॉम आता है, ड्यूरिंग द स्ट्रॉम जो विंड्स है ना वो बहुत हाई स्पीड से ब्लो करती है, इसी वजह से स्ट्रॉम के टाइम पे जो वेव्स है ना वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, और ये ह्यूज वेव्स बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन कर सकती है। अब अगर अर्थक्वेक आए, वॉल्केनिक इरप्शन होए या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड होए, वो ओशियन वाटर को शिफ्ट करते हैं और इससे भी क्या कोज होती है, बहुत ह्यूज वेव कोज होती है, और ये जो ह्यूज वेव होती है ना इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, सुनामी बोल देते हैं। ये चीज़ समझ में आई है। अब इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि जो सुनामी है 2004 में जो इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी, इसने बहुत ही ज़्यादा डैमेज करा था कोस्टल एरियाज़, इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में। इसी सुनामी की वजह से जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान और निकोबार में, वो आज के टाइम सबमर्ज्ड है, ठीक है। सुनामी से पहले 2004 से पहले ना ये जो इंदिरा पॉइंट था यहाँ पे हम जा सकते थे, ये समुंदर के ऊपर था, पर टुडे आज की डेट में ये जो इंदिरा पॉइंट है ना ये सबमर्ज है अंडर वाटर। ये चीज़ समझ में आई है। अब इन्होंने ये डू यू नो वाला भी सेक्शन देखते हैं। सुनामी इज़ अ जैपनीज वर्ड, सुनामी एक जैपनीज वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, हार्बर वेव्स, ठीक है। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि सुनामी की वजह से हार्बर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसी वजह से सुनामी को क्या बोलते हैं, हार्बर वेव्स। अब जापान जो है पता होगा वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो एक आइलैंड नेशन है, तो जब जापान में सुनामी आती थी ना, आती है अभी भी, तो जब जापान में सुनामी आती है तो उसके जो हार्बर है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब भी सुनामी आएगी तो हार्बर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इसी वजह से इन वेव्स का नाम सुनामी रख दिया गया था जो हार्बर को डिस्ट्रॉय करती थी, और सुनामी का मतलब क्या होता है, हार्बर वेव्स। अभी इन्होंने ये जो केस स्टडी है ये इसी के 2004 वाले जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में उसी को इन्होंने बताया हुआ है। अब हम देखते हैं टाइड्स। टाइड्स क्या होती है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। जो रिदमिक राइज और फॉल होता है ओशियन वाटर का दिन में 2 बार, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम टाइड बोलते हैं। अब ये टाइड होती क्यों है, कैसे अकर होती है टाइड। अब जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ना सन का और मून का, ठीक है, सन का और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो जब अर्थ सरफेस पे लगता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस, इसकी वजह से क्या कोज होती है, टाइड्स कोज होती है। अब इसको हम एक बारी डायग्राम में समझते हैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो और ये ओशन वाटर है। अब जब यहाँ पे इधर हमने मान लिया सन है और मून है,
ठीक है। अब जब सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल लगेगा ना, तो ये जो वाटर है ये राइज कर जाएगा, ठीक है। वाटर क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, हाई टाइड बोलेंगे। तो टाइड्स जो है, विंड जो है, विंड तो वेव्स, सॉरी वेव्स जो है, वेव्स तो बताया था वो किसकी वजह से होती है, विंड्स की वजह से होती है। पर जो टाइड्स है ना, ये होती है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और किसका, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। ये चीज़ समझ में आई है। अब इसको एक बारी अच्छे से समझो। इट इज़ हाई टाइड वेन एवर वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट्स हाईएस्ट लेवल। हाई टाइड कब होती है, जब वाटर जो है ना वो काफ़ी सारा एरिया शोर का कवर कर लेता है और वाटर थोड़ा राइज होता है, हाईएस्ट लेवल पे होता है अपने, उसको क्या बोलते हैं, हाई टाइड। और लो टाइड कब होती है, जब वाटर फॉल हो जाएगा टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। शोर से दूर चला जाएगा। रिसीड्स फ्रॉम द शोर का मतलब शोर से दूर चला जाएगा, किनारे से दूर चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, लो टाइड, ठीक है। ये ओशन है हमारा और ये लैंड है। अब जब हाई टाइड होएगी ना, ये इसका शोर का भी एरिया क्या कर लेगा, वाटर कवर कर लेगा। अब जब लो टाइड होगी, इसी तरीके से ये ओशन है और ये लैंड है। तो जब लो टाइड होएगी ना, ये इससे दूर चला जाएगा, वाटर लैंड से दूर चला जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लो टाइड। सॉरी। अब आगे चलते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल पुल। अब जब मून की ग्रेविटेशनल पुल लगेगी ना, तो ये वाटर है ना, ये मून के पास जाने की कोशिश करेगा और मून के पास जाने की कोशिश करेगा तो वाटर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे हाई टाइड। अब इन्होंने बोला है ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून डे। ये फुल मून डे है और ये न्यू मून डे है। द मून, अर्थ एंड सन इन द सेम लाइन। देखो, फुल मून डे वाले दिन और न्यू मून डे वाले दिन जो सन, मून और अर्थ है ना, वो एक ही लाइन में है। न्यू मून में भी सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में है। तो ये हाईएस्ट टाइड होती है न्यू मून डे वाले दिन और फुल मून डे वाले दिन हाईएस्ट टाइड होती है। क्यों? क्योंकि न्यू मून और फुल मून डे वाले, न्यू मून डे पे भी और फुल मून डे पे भी मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स पुल लगता है और सन का भी ग्रेविटेशनल पुल लगता है, इसीलिए हाईएस्ट टाइड अकर होती है। और इनको हम स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं। हाईएस्ट टाइड को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। पर जब भी मून जो होता है ना, वो अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, मतलब ये एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर तरीके से अरेंज हुए रहते हैं सन, अर्थ और मून। तब जो है हमारी जो टाइड है ना, वो लोवेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इधर से मून अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, इधर से सन लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है दोनों का। तो इसी वजह से ये लोवेस्ट टाइड होती है और इनको हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड बोलते हैं। अब एक बारी बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बट व्हेन द मून इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन। ये डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में वाटर को ड्रॉन करते हैं। ठीक है, तो सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो दूसरे डायरेक्शन में लगती है और मून की दूसरे में लगती है। ठीक है, इसी रिजल्ट की वजह से जो टाइड है वो लो होती है। ये डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ये चीज़ समझ में आई? इसीलिए लो टाइड्स होती है और इनको हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड्स भी बोलते हैं। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस, एक बार ही देख लेते हैं। स्प्रिंग टाइड है ना, एंड सेकंड वन इज नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड कब होती है, फुल मून एंड न्यू मून, फुल मून और न्यू मून डे वाले होती है। ठीक है, और ये कब होती है, जब डायगनली अरेंज होते हैं। कौन? सन, मून एंड अर्थ। और ये जो है ना अरेंजमेंट है स्प्रिंग टाइड में, ये क्या होता है, सेम लाइन में होते हैं।
सन, मून और अर्थ सेम लाइन में होते हैं स्प्रिंग टाइड वाले टाइम में। स्प्रिंग टाइड में जो टाइड है वो हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट टाइड होती है। और नीप टाइड में टाइड कैसी होती है, लोवेस्ट टाइड। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो समझ में आई ये चीज़ें। अब हम देखते हैं ओशियन करंट्स को। ओशियन करंट्स क्या होते हैं? ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। क्या होता है भाई ओशियन करंट? ओशियन करंट होता है वाटर की जो स्ट्रीम है ना, वो फ्लो कर रही है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, किसके ऊपर? ऑन ओशियन सरफेस। ठीक है, ओशियन करंट जो होते हैं वो वार्म भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। जनरली जो वार्म ओशियन करंट्स होते हैं ना, वो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? नियर इक्वेटर। वार्म ओशियन करंट जनरली इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होते हैं और इक्वेटर से किसकी तरफ जाते हैं? पोल की तरफ जाते हैं। अब इसका अपोजिट है कोल्ड करंट के साथ। कोल्ड करंट जो होते हैं वो जनरली कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? पोल पे ओरिजिनेट होते हैं और वो मूव करते हैं फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ठीक है, यही लिखा हुआ है। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोल और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। अब जो लैब्राडोर करंट है ना, ये कैसा करंट है? कोल्ड करंट है और ये पोल पे ओरिजिनेट होता है। गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म करंट है, ये इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होता है। ओशियन करंट ना टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं? जहाँ वार्म ओशियन करंट होगा वहाँ पे टेम्परेचर वार्म होएगा, ठीक है, लैंड के ऊपर। और जहाँ कोल्ड ओशियन करंट होगा वहाँ पे कैसा टेम्परेचर होएगा? वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होएगा। अब वार्म एंड कोल्ड करंट जो होता है, जब ये आपस में मिलते हैं ना, तो ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बना देते हैं। जहाँ पे वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट मीट करते हैं ना, वो वाला एरिया फिशिंग के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। अब सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसके? मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट। और यहाँ पे फिशिंग का जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा चलता है। ठीक, द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट। अब यही वाला एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मीट होते हैं ना, यहाँ ये वाला एरिया बहुत फोगी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोगी एरिया होता है ये, इसी वजह से जो नेविगेशन है वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। ये चीज़ समझ में आई? अब इन्होंने ये ओशियन करंट का मैप भी दिया हुआ है। ये देखो, गल्फ स्ट्रीम किसके पास है? इक्वेटर के पास है। लैब्राडोर करंट पोल के पास है। ये चीज़ समझ में आ गई? अब काफ़ी सारे इन्होंने इसमें करंट भी दिए हुए हैं। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दिया हुआ है, कैनरीज करंट दिया हुआ है, ये कोल्ड करंट है। कैलिफोर्निया करंट भी कोल्ड करंट है। हम्बोल्ट करंट कोल्ड करंट है। ब्राज़ीलियन करंट वार्म करंट है। वेनेजुएला करंट वार्म कोल्ड करंट है। ठीक है, तो अब डायरेक्शन भी देख सकते हो। जो वार्म करंट है ना, जो वार्म करंट है वो हमेशा इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं। जो वार्म करंट है वो हमेशा इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं। देखो, ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं। और जो कोल्ड करंट है, ये कोल्ड करंट का डायरेक्शन है, ये रहा, ये भी देख सकते हैं। ये पोल से, कोल्ड करंट पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं और वार्म करंट इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके एक बारी MCQ सॉल्व कर लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। क्या बोलेंगे इसको? जब वाटर कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता है बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट। वार्म ओशियन करंट कहाँ ओरिजिनेट होता है? तो बिल्कुल अभी अभी पढ़ाया था, ये ओरिजिनेट होता है इक्वेटर के पास। और कोल्ड ओशियन करंट कहाँ पे क्रिएट होता है? कोल्ड ओशियन करंट ओरिजिनेट होता है पोल के पास। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे। इसको क्या बोलेंगे? रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर को इसको बोलते हैं टाइड्स। ठीक है, अब कैस्पियन सी क्या है? कैस्पियन सी है
लार्जेस्ट लेक। यहाँ पे इन्होंने पूछा टाइड क्या है, टाइड है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। सुनामी क्या है, सुनामी है हमारी स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स। और ओशियन करंट्स क्या है, ओशियन करंट्स है स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ। तो ये इन्होंने सीक्वेंस में ही मैच द पेयर दे रखे थे। अभी हमारा चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। होप सो कि समझ आया होगा आप सबको। थैंक यू।